एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं राजन सीरीज, यानी कि आपका डीएलएड की 4th सेमेस्टर के लिए हम 5th पेपर कर रहे हैं, आपका सामाजिक अध्ययन। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कैसे लगी आपको ये क्लास और आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर क्या रहा। तो देखिए, ये आप लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम बहुत फास्ट पढ़ाते हैं और जिसमें फास्ट क्या आपके लिए इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग इसे 2 से 3 बार देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, मैं सभी अपडेट्स पाने के लिए और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों में शेयर करें। तो चलिए जल्दी से हमारे 1K कंप्लीट कराइए और हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज संस्था की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट आपका आंसर होगा 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। गाइस, इसकी MCQ वाली क्लास भी हम करा चुके हैं। आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सभी डीएलएड वाली क्लासेस में जाएंगे आप 4th सेमेस्टर की, तो आपको वेरी शॉर्ट की सभी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट पर आते हैं, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ। बेसंदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करने के अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था और मैं आपको बता देती हूँ, महात्मा गांधी जो लगाया था वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था इन्हें नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या था? तो 943:1000। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 68.8%। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो आपका राजस्थान में। किस राज्य में महिला साक्षरता
सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जो आपकी पाई जाती है वो आपकी केरल में पाई जाती है। वहाँ की पुरुष के भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए केरल ही होगा उसका आंसर भी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है, तो आपका 943 है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है, तो जन्म दर आपकी 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर आपकी 7 पॉइंट प्रति हजार है। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73.0 है। स्त्रियों की साक्षरता दर 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता दर 90.8 है। तो टोटल ये आपकी 73.0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया और लाइक कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जन्म दर किसे कहते हैं, प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। क्वेश्चन नंबर 22, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी सन 1875 में 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। पहले इसका नाम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो नेताओं के नाम लिखिए। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये आपका आंसर होगा, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वीचंद्र राय थे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। सन 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अलकाट एवं रूसी महिला ब्लावेत्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे। आपका आंसर होगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 27, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था। आपका रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया। इसके अनुसार किसी भी संदेशपात व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध न कोई अपील थी, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद उपाधि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जो आपका उपाधि लौटाने का है आर्टिकल 18 है। क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखे। आपके कार्य थे, रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। सेकंड आपका, इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई थी। थर्ड है आपका, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके क्या कारण थे। तो देखिए आपका क्या कारण थे, ये चलाया गया आपका 1 अगस्त 1920 को, और इसके दो कारण थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना, क्योंकि दोनों ही आपके 1919 में थे।
रोलेक्ट एक्ट, जिसमें ना बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी की जा रही थी, ना उसमें कोई वकील था, ना आप वकील कर सकते थे, ना कोई अपील थी उसमें। और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, खिलाफत आंदोलन क्या था? भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 34, साइमन कमीशन क्या था? उसका विरोध क्यों हुआ? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेज कमीशन था। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी। फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये आपका 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। पहला आपका तात्या टोपे, दूसरे नाना साहेब, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 37, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सन 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला सैनिक कौन था? तो देखिए आपका मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 40, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तात्या टोपे अपने ही फ्रेंड यानी कि अपने ही दोस्त के साथ पास जाकर छिपे थे और इनके दोस्त ने गद्दारी करके इनको फंसा दिया था, इन्हें पकड़वा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अड्यार चेन्नई में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कि 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इनकी रचना किसने की थी? देखिए आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश था, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध योजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। रिहंद बांध आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो आपका ये वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण रहा। क्वेश्चन नंबर 47, जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं तथा उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48, मालस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। जनधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। क्वेश्चन नंबर 49, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपका A = सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो सबसे बड़ा कारण यही था ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा और आपका चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसमें कि और भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। सबसे बड़ा जो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, क्योंकि हिंदू गाय को नहीं कर सकते थे और मुस्लिम स्वर की, तो दोनों में यही बोला गया था कि गाय और स्वर की चर्बी जो है उनकी इस्तेमाल की गई है। उसे क्योंकि मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए सबने मना कर दिया था, क्योंकि सभी के धर्म के हमारे खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51,
रानी अवंतीबाई कौन थी? रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। ऐसे ही इन लोगों ने क्या करा था, जब रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपना दत्तक पुत्र दामोदर को बिठाना चाहती थी गद्दी पे, तो इसलिए ही अंग्रेजों ने उनकी झांसी पर हमला करा था तब भी। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो आपका ये है, ईश्वर एक है, पहला सिद्धांत ये था। दूसरा, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं, पूजा का अधिकार सभी को है। फोर्थ बताया उन्होंने, आत्मा अजर है, अमर है। और फिफ्थ बताया, ईश्वर क्रम अनुसार, मतलब आपके कर्मों अनुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य के में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। जो आपका ब्रह्म समाज है वो जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। विरोधी यानी कि ये नहीं कि अब कोई जातिवाद कर रहा है या छुआछूत कर रहा है कि भाई हम तो इसको छुएंगे नहीं, हम इसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, तो हम लोग उसके खिलाफ थे। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो ये आपकी आयरलैंड की निवासी थी। और आयरलैंड से मैं भी आपको यहाँ पर जी समझा देती इसमें। मुझे आया आयरलैंड के जो रिलेटेड है हमारे, तो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो मेरे मुंह से वही निकलने वाला था अभी। मैंने कहा यार यहाँ तो जीएस की क्लास नहीं है, यहाँ तो हमारी बीटीसी की क्लास चल रही है, फॉर सैम की। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी तथा इसकी स्थापना का श्रेय ए हो हुम को दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 56, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। इसमें ऋतुओं के बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा जो है आदि में भी बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा आपका वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का प्राचीन अशोक स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? तो ये आपका अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। पहले ये हमारे मेरठ में था, ये नहीं, उसके कई स्तंभ हमारे मेरठ से तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ से ले जाई गई हैं, लेकिन हमारे मेरठ की शान अभी भी बाकी है। हमारे मेरठ की शान ऐसे कम नहीं हो सकती। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हैं हमारे मेरठ में अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहली आपकी है सिंधु नदी की लंबाई जो है आपकी 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, कर्णाली या घाघरा नदी की लंबाई आपका 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है, बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भूशलखंड का क्या तात्पर्य है? धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूशलखंड के अंतर्गत आते हैं। भूशलखंड कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है, या इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा या बाढ़ भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान को काटने अथवा पानी के पादपों के रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। गाइस मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको, इस पर आपका टाइम जो ज़्यादा वो नहीं करूँ। हम लोग गए थे माँ वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर, जब जम्मू वैष्णो देवी
जब मैं करीब काफ़ी छोटी थी तो मेरे को लगा जब हम वहाँ पे ऐसे चढ़ते थे ना पहाड़ों पे, मतलब मैं सीढ़ियों से चढ़ रही थी तो अक्सर वहाँ ऐसा लिखा हुआ था कि आगे भू रसलखन है, रसखल नहीं है। मैंने सोचा तुम वहाँ पे ऐसे होते ना घोड़ों से चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मैंने पता है क्या सोचा, मैंने कहा यार मैं गाँव से तो हूँ, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ऐसा होगा कि घोड़ों के लिए ना भूसा वूसा रखते होंगे खाने के लिए। मुझे तब तक ये नहीं पता था एक्चुअल में भूसलकन का मतलब ये होता है कि पत्थर गिर रहे हैं उसको बोलते हैं, कि वो कहते हैं आगे सावधान रहे। मैं सोचती हूँ यार यहाँ पे है क्या ऐसी चीज़, मतलब अगर खाने के लिए है, मतलब मैंने जब तक वो पूरी चढ़ाई करी है तब तक, उसके बाद जाके जब मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तैयारी शुरू करी थी तब मुझे जाके ये चीज़ें पता चली। जब मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा ना डिटेल में, जब मुझे पता चला कि इसका मतलब तो ये होता है। और मैं पता है वहाँ से वैष्णो देवी की पूरी यात्रा करके आ गई हूँ और मैं यही सोच रही हूँ। और मैं फिर आके जब मैंने एक बार हाँ पापा जी से ज़रूर पूछा था, मैंने कहा पापा जी वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे ना अक्सर आदत है कि कहीं भी कुछ ऐसे जाती हूँ तो मुझे रास्ते में से कहीं कुछ लिख रहा है उसको पढ़ना, उसके बारे में फिर सोचना कि हाँ क्या है, तो मतलब एक वो होता है। और भाई मैं आज भी सोचती हूँ भाई क्या ही थॉट आया था वो मेरे मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो देखिए आपका बक्सर पावर प्रोजेक्ट और आपका ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण उन सब भारी दशा और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन पर विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था। ये आपका निकाला गया साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं। आपका फ्रांसीसी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है। तो आपका बिल्कुल राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BTC 2017 में ये पूछा भी गया है। अगरिया, बैगा, बुइया, पटारी, परहिया, चैरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगुण। आप इसे एक से दो बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा बाद में एग्जाम से पहले, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो ये आपकी 80 सीटें, और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम आपका पाया जाता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपका दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 73, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी गाँव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। तो देखिए ये था आपका नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। पॉइंट 2, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। 3rd है आपका, गांधी जी ने गांवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांवों में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75,
5 जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवाद विचारधारा से काम कर रहे हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और किस वजह से हुई थी? इन्हें इतना पीटा गया था कि उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो मतदान का अधिकार है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है और आपका विविधता में एकता की नारा है, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हैं तो देखिए लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो इसका नाम है आपका इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कार्य है शिक्षा, प्रगति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। स्थिति, उच्चावाच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायुधाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है? पहला, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें। क्वेश्चन नंबर 82, चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपका हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर। क्वेश्चन नंबर 83, पैरामैग्नेटिक किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। पहला आपका त्वचा कैंसर, दूसरा आपका मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो देखिए आपका बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गाइज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे और थैंक यू सो मच। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जब बीटीसी में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो बिल्कुल जल्दी से करिएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। आपको सभी अपडेट समय से मिलेंगी। आपकी CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम है अब अप्रैल में, अच्छे से करिएगा एग्ज़ाम को एकदम बढ़िया तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।